मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज तो क्वेश्चन पेपर देखकर फ्रेंड्स आपको मजा ही आ गया होगा, क्योंकि इतना इजी पेपर आया है। और फ्रेंड्स आपको पता है ना, कल और परसों परसों फ्रेंड्स मैंने स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन करवाया था, और डेली के डेली मैं आपको बोल रही थी कि उपसर्ग प्रत्यय, ये संज्ञा विशेषण, बार बार ये मैं कह रही थी समूह से भिन्न शब्द प्रश्न आएगा ही आएगा। और फ्रेंड्स आपके सामने है पेपर कि जो जो टीचिंग परीक्षा ने कहा एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ए टू जेड सब कुछ वही आया। और चलिए फटाफट पेपर सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। वैसे लाइक और शेयर एक बार कर दीजिएगा, क्योंकि आपने बाकी पेपर्स में भी देखा है कि टीचिंग परीक्षा ने जैसा जैसा बताया था बिल्कुल वैसा वैसा आया। तो सबसे पहले आज हम आ जाते हैं आपका जो पेपर 1 है, पेपर 2 का लैंग्वेज 1। और लैंग्वेज 1 में मैं आपको सेट भी बता देती हूँ फ्रेंड्स। जो सेट है वो है आपका सेट ई। ये देखिए यहां पर हम आपको शो भी कर देते हैं फ्रेंड्स, सेट ई है यहाँ पर। ओके, तो सारे बच्चे ये नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको लगता है कि मैम ये वाला जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं सेट्स में। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं पेपर 2 सेट ई हिंदी लैंग्वेज 1। और यहां पर देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि अगर उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न आए तो उसमें आपको पैसेज में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न देखिए, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मतलब क्या ही कहे फ्रेंड्स, इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए इसका सही उत्तर क्या आना था? सामाजिक। तो 91 का आपका करेक्ट ऑप्शन है 1, समाज जमा इक सामाजिक। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? इतना इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स कि इसके लिए भी आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पे जो तथा है, तथा आपका समुच्चय बोधक है, कारक चिन्ह नहीं है फ्रेंड्स। ओके, इस चीज का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो फटाफट यहाँ पर देखते रहिए। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 93rd क्वेश्चन, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? अगर आप यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे, और इस बार ये देखा गया फ्रेंड्स की मतलब पैसेज इतना छोटा आया है, और दूसरा उसके आंसर बिल्कुल स्पष्ट दिए गए हैं, बहुत ही आसान दिया गया, घुमा फिरा कर कुछ नहीं पूछा गया। तो प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो शिक्षा है, शिक्षा ही प्रचलित परंपराओं के बारे में कुछ नया जोड़ती है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन आना था वो आपका शिक्षा आना था, 93rd का 1। अगर आप सहमत हैं तो जरा जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे इसका जो सॉल्यूशन है फ्रेंड्स वो देख लीजिए। उसके बाद गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? अब यहां पर आती है समस्या, क्योंकि यहां पर आपको फिर एक एक वाक्य जो है वो गद्यांश में देखना पड़ता है कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। और एक बात मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, आपको याद है समूह से भिन्न शब्द, समूह से भिन्न शब्द, विशेषण विशेष्य का लिंक, ये कितनी बार मैंने आपको करवाया? और जानते फ्रेंड्स कम से कम 4 क्वेश्चन उसी के आए हैं, 4 क्वेश्चन उसी के आए हैं, विषय वो समूह से भिन्न शब्द वाले के, और 2-3 क्वेश्चन आपके उपसर्ग के आए हैं। और संधि विच्छेद में जानते फ्रेंड्स क्या है? संधि विच्छेद में विद्यालय का है सेम टू सेम, जैसा कि सीटेट जुलाई 2024 में आया था। अब बताइए क्या किया जाए? तो वही टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और जिनका पेपर कल है फ्रेंड्स 15 दिसंबर को, तो उनके लिए तो मौजा ही मौजा, मजा ही आ जाएगा फ्रेंड्स पेपर में। अब तो यहाँ पे कौन सा वाक्य सही है? तो यहाँ पर देखिए ऊपर सबसे लास्ट में लिखा हुआ था कि जो संस्कृति होती है वो अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है, वह हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील है, वो हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, उसका विकास होता रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन आना था 4th ऑप्शन, संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। तो कौन सा वाक्य सही है वो हमें बताना था। आगे देखिए फटाफट। उसके बाद, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से क्या आशय है? अब अगर आप पैसेज में भी पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। तो जो 1-2 क्वेश्चन मुझे लगता है जो कि डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बाकी तो फ्रेंड मुझे लगता है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है। आप एग्री करते हैं कि इस बार इजी पेपर है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी? मानते कि नहीं मानते? चलिए जी, वैसे जिनका पेपर कल है फ्रेंड्स सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज जितने बाकी बच्चे हैं उनके साथ सेशन शेयर कीजिए कि वो भी पेपर का सॉल्यूशन देख सकें। ओके, तो यहाँ पर देखिए, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, यानी कि वो संस्कृति स्वयं और समय और स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आना था। आगे देखिए जल्दी जल्दी, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, ये बात कैसे समझी जा सकती है? फिर वही चीज की इस पंक्ति को सार्थक करने के लिए गद्यांश की कौन सी पंक्ति सही है कि संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं? तो देखिए, जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। अब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 3rd ऑप्शन, क्योंकि जो शिक्षा होती है वही संस्कृति में परिवर्तन लाती है, नवचेतना लाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा फ्रेंड्स। ओके, आगे देखिए सभी बच्चे, शिक्षा को
किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है, तो ये आपको पैसे में प्रॉपरली दिया गया कि उसे सांस्कृतिक रूप में देखा गया है कि शिक्षा और संस्कृति का संबंध। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए फटाफट। फिर शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, यानी वो संस्कृति का निर्माण करती है, यानी वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। ऐसा नहीं वो रीति रिवाज की परिचायक है, नहीं, वो संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। एग्री? चलिए आगे देखिए। ये लीजिए जी, मार्कर पतला कर लिया फ्रेंड्स। आपकी तो रिक्वायरमेंट ऐसी ऐसी होती है कि आंसर पे फोकस कीजिए। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है, एक बार आप बताइए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर क्या आएगा, जल्दी से। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप बताइए पहले क्या उत्तर आएगा। एक तरह से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंड्स। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति, सांस्कृतिक कार्य, कर्म या फिर आदान प्रदान। फटाफट। प्रीति बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड आपका। बंगाली बाबा जी बिल्कुल सही। डी ऑप्शन आएगा आदान प्रदान, क्योंकि मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति, सांस्कृतिक कर्म ये सारे आपके विशेषण विशेष्य के संबंध थे, परंतु आदान प्रदान ये दोनों संज्ञा के हैं, ये विशेषण विशेष्य का युग्म नहीं है। तो यहाँ पर 99th क्वेश्चन का आपका आंसर था फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है सभी को? जल्दी से चलिए आगे देखते हैं। अरे विलोम शब्द नहीं फ्रेंड्स, बात विलोम शब्द की नहीं होती है, बात होती है विशेषण और विशेष्य की। अगर आप यहां पर जोड़ेंगे तो मौखिक परंपरा, एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है, और आदान प्रदान जो है, और बल्कि इसको आप इस वे में लीजिए कि तीनों में कर्मधारय समास टाइप और इसमें द्वंद्व समास टाइप, ये वो चीज है। आगे देखिए। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात ये थी कि एक कविता जो हमने आपको यहाँ पर YouTube पर करवाई थी प्रैक्टिस सेशन में, वो कविता एज इट इज आई है फ्रेंड्स। देखिए सबसे मेन जो कविता हमने आपको प्रॉपर करवाई थी वो कविता एज इट इज आई है, और जो तरीका बताया था कि कविता में कौन सा भाव स्पष्ट हो रहा है, एज इट इज वो क्वेश्चन आया फ्रेंड्स। देखिए गजब हो गया। अब कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तब देखिए यहां पर प्रश्न कि भिन्न शब्द समूह की पहचान करिए। पहले आप करिए फ्रेंड्स जल्दी से फटाफट। जो पहले 4 विकल्प है उनमें से सबसे भिन्न शब्द की पहचान करिए जल्दी से। आप ही आंसर बताएंगे इसका, क्योंकि ग्रामर की प्रैक्टिस फ्रेंड्स तभी मजा आएगा आपको। और बिल्कुल आई होप कि क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स आपको। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम तो यही चाहते हैं कि जो जो हमने पढ़ा था सारा वैसे ही आए, और जो डिफिकल्टी लेवल आ जाए बिल्कुल कुछ है ही नहीं, बिल्कुल वैसा ही कल आए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से। अब यहाँ पर लघु दीप यानी कि छोटे छोटे दीपक, लाल शिखाएं, जला अस्थियां और पुण्यवेदी। तो यहाँ पर बेसिकली आपका करेक्ट ऑप्शन था सी ऑप्शन कि जला अस्थियां। अब यहाँ पे तो क्रिया है कि अस्थियों को जलाना है, तो यहाँ पर कोई आपका विशेषण विशेष्य का युग्म नहीं था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। फिर पद्यांश में सिंहनाद शब्द से क्या आशय है, ये देखिए कि पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिंहनाद से। अब ये क्या है, सिंह की गर्जना, ललकार, युद्ध ध्वनि या संवेद स्वर। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए था, ललकार, कि जिनकी ललकार से, कि अगर हमने अभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने हमें परेशान किया तो फिर हम उसे सामने से ललकारते हैं कि आ जाओ मैदान में, कि हम तुम्हारी वोट लगा देंगे बिल्कुल। तो ललकार यहां पर आपका सही आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा 101। ओके, सभी बच्चे क्लियर है यहां पर? आगे देखिए फटाफट। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से अभिप्राय क्या है, जरा जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। और अगले क्वेश्चन का भी, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक बार आप बताइए, आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जल्दी जल्दी। इसे एक तरह से बिल्कुल वो कहते हैं ना, पेपर से पहले पेपर आपके सामने है फ्रेंड, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए फटाफट। 102 और 103 आंसर क्या आएगा आपका, जल्दी जल्दी। बी ऑप्शन कह रहे हैं कि देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, बिल्कुल सही, वेरी वेल डन। क्योंकि कलम आज उनकी जय बोल, तो अगर कलम है यानी कि आप उनके गुणगान लिख रहे हैं। उसी प्रकार छिटकाई जिनने चिंगारी, अब जिनने ये जो सर्वनाम है ये किसके लिए है, क्योंकि ये देखिए यहां पर अगर आप कविता पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, यानी स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन।
कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, अध्यापक नहीं, राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी। ओके, कलम आज उनकी जय बोल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हो रहा है फ्रेंड्स? ऐसे क्वेश्चन जब भी हमने पोएम कॉम्प्रिहेंशन किया, एक क्वेश्चन ऐसा हमने हमेशा किया था कि पंक्ति दी गई है, ठीक है ना, उसका आशय दिया गया है, तो या तो आशय देकर पंक्ति पूछी गई है या पंक्ति देकर आशय पूछा गया है। बार बार हमने पोएम कॉम्प्रिहेंशन में यही किया। आपके सामने फ्रेंड्स, जल्दी से उत्तर बताइए कि निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, सही उत्तर क्या आएगा? जल्दी से, सी ऑप्शन, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कि आपने अपने जीवन का कोई मोल लगाया ही नहीं, कि देश को हमारा बलिदान चाहिए तो चाहिए, तो सी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आना था। और आगे जो मैंने कहा था भाव, याद है आई गेस कल ही हमने ये क्वेश्चन किया था फ्रेंड्स कि इसमें देशभक्ति का भाव है या इसमें ओज का भाव है। जब आप कह रहे थे मैम हमें ओज का मतलब ही नहीं पता, तो ये चीज हमने कल भी की थी फ्रेंड्स। तो देखिए जरा, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? तो देश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति प्रेम या पाखंड विरोध? जल्दी से बता दीजिए। 105 का ए बिल्कुल सही, देश प्रेम की भावना है। आगे देखिए, अब आगे आते हैं हम फाइनली पैडागोजी पर, जो आपका फेवरेट एरिया जो आप देखना चाहेंगे। तो पहला प्रश्न फिर वही टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। पहला प्रश्न देखिए, उत्तर दीजिए आपने अपने अकॉर्डिंगली। सही उत्तर क्या आएगा फ्रेंड्स? हाँ जी बताइए, सही उत्तर यहां पर आपका क्या आना चाहिए? तो यहां पर आपका अर्पणा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण की प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। तो ये कौन सा उपगम है? ये आपका बॉटम अप, कि आपको छोटे से बड़े की ओर, वर्णों से वाक्य की ओर, अर्थ की ओर जाना है। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए था फ्रेंड्स। सेकंड ऑप्शन, कितने बच्चे सहमत हैं? जल्दी जल्दी, सहमत है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, बिल्कुल सही। अगला देखिए, फिर अगला प्रश्न था आपका, कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ना शुरू करने से पहले बच्चों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती है। वो अपने बच्चों से, शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा जल्दी से। और इसके बाद अभी हम लैंग्वेज 2 भी करेंगे फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, उतनी जल्दी आपका आंसर फिर क्लियर होगा। तो टीचर बच्चों से क्या करवाना चाहती है? चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना कर पाना, चित्रों की सराहना करना, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सबसे बेहतर विकल्प है, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। ओके, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा फ्रेंड्स। अगर चित्र दिए गए हैं तो ऐसा नहीं बस चित्र ही आना चाहिए फ्रेंड, जो चित्र होते हैं वो भी पढ़ने के लिए, अनुमान लगाने के लिए ही होते हैं। तो यहां पर जानकर एग्जामिनर ने ऐसा दिया है कि चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना। ऐसा थोड़ी ना कि बस आपको बच्चे को चित्र दिखा के पढ़ाना आना चाहिए, नहीं, चित्र जो होते हैं वो केवल बच्चों के पढ़ने में सहायक होते हैं। तो सी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, शिक्षार्थी द्वारा हुए अधिगमों के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? एक मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आना ही आना है फ्रेंड्स, ट्राई कीजिए। सही उत्तर क्या आएगा जल्दी से? शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड। सतत मतलब कि रेगुलर बेसिस पर अगर आप बच्चों के अचीवमेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वो पोर्टफोलियो कहलाता है जी। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर कट है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? घोषणात्मक, प्रक्रियात्मक, व्याकरण परक या युक्ति परक? जल्दी से सही उत्तर क्या आएगा फ्रेंड्स? आप बताइए इसका सही उत्तर। 109th क्वेश्चन का आंसर, 109th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? घोषणात्मक, प्रक्रियात्मक, व्याकरण परक या युक्ति परक? तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स वो आपका घोषणात्मक ज्ञान। क्योंकि घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है कि पहले आप चीजों की जानकारी भी ले रहे हैं और बाद में उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फिर ए ऑप्शन यहां पर बेटर ऑप्शन आता है। आप कह रहे हैं डायरेक्टली आंसर बताइए ना मैम, क्यों फ्रेंड्स? अगर सिर्फ आंसर बता देंगे तो आपका जो मेंटल प्रैक्टिस है वो कैसे होगी? हम चाहते हैं आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। आप ये देखिए ना, पेपर से पहले पेपर, हम तो आपका डबल फायदा करवा रहे हैं। हम तो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, मैं तो अपना टाइम बचाती हूँ, मैं कहती हूँ भाई 108 का फ्रेंड्स ए ऑप्शन है, 109 का ए ऑप्शन है, क्या फायदा? आपको यहाँ पे समझ तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा आपका। उसके बाद
अब जहां जैसे बच्चे प्रक्रियात्मक कहते हैं, तो फ्रेंड्स प्रक्रियात्मक क्या होता है कि वो भाषा की व्यवस्था के बारे में ज्यादा बताता है, ठीक है, कि भाषा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए वो सब। लेकिन अगर आप भाषा के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना, उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो वो घोषणात्मक में आ जाता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? भाषा और बोली, जल्दी से बता दीजिए, मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करवाया था, ठीक है ना, कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। जल्दी से बताइए, भाषा की बोली के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फटाफट। जी देखिए, अब मैं एक्सप्लेन भी तो कर रही हूँ, एक्सप्लेन ही तो कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, तो वही तो देखिए, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वालों की बात समझ पाते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, अब जैसे कि एक बोली है आपकी अवधी, हो सकता है वो छत्तीसगढ़ी ना समझे, ठीक है, तो ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा छोटी, गलत। भाषा बड़ी होती है, बोली छोटी होती है। और कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो बोली होती है वो अपने आप में ही बिल्कुल सीमित क्षेत्र में होती है, तो ये तो आप कभी हो भी सकता है कभी नहीं, लेकिन जो कथन हमेशा सही है कि भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं, ए ऑप्शन आपका सेफ और बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, तो 110 का ए ऑप्शन आएगा। अगला, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? कि जो आपकी पाठ्य सामग्री होती है वो प्रामाणिक कब मानी जाएगी? कि हाँ, कि ये सामग्री प्रामाणिक है, इसे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन, अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री। और फ्रेंड्स इसे ना प्रामाणिक नहीं माना जाएगा, रीजन बिहाइंड, इसमें ना व्यक्ति निष्ठा आ जाती है, वस्तु निष्ठा, कि जैसे पर्सनल बायस आ जाता है, आपका पर्सनल ओपिनियन आ जाता है, बायसनेस आ जाती है। फिर सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, सत्तासीन यानी सत्ता पर आसीन ये तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, वैसे ही गलत हो गया। वह सामग्री जो बच्चे घर से लेकर आते हैं, कृपया करके नहीं, तो जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आएगा। अगला देखिए, कक्षा 6 की अध्यापिका, फ्रेंड्स फटाफट, बस 8 क्वेश्चन रह गए हैं ये लैंग्वेज 1 के, फिर हम लैंग्वेज 2 पर चलेंगे। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य करवाती है। बोलने से संबंधित, कि रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई भी 5 वाक्य बोलिए। ठीक है, कि जो रेगिस्तान है और उसकी जो जलवायु स्थिति है उसके बारे में कोई भी 5 वाक्य बोलिए। अब आपको बताना है क्या ये कार्य अच्छा है या नहीं है और क्यों, रीजन बताना है आपको। तो यहां पर जैसे कि 2 विकल्पों में है कि ये अच्छा कार्य है और 2 विकल्पों में है कि ये अच्छा कार्य नहीं है। अब यहां पर देखिए इसके रीजंस क्या क्या दिए गए हैं जी। अब सबसे पहला है कि एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ हद तक तो सही है कि हाँ भाई, अगर आपने रेगिस्तान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी पढ़ी है तो 5 वाक्य तो कोई भी बोल सकता है कि रेगिस्तान में पानी नहीं होता, वहां पे गर्मी बहुत होती है, वहां पे वर्षा कम होती है। तो ये 5 वाक्य बच्चा बोल सकता है, तो यानी एटलीस्ट बच्चे को थोड़ा सा ये पढ़ने के बारे में थोड़ा अनुभव है उस बारे में। फिर अगला, ये एक अच्छा कार्य क्योंकि यह शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है, यह रेगिस्तान है, गलत, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड ऑप्शन आपका सही नहीं है, उससे बेटर तो फर्स्ट ऑप्शन है। फिर अगला, जब तक चारों विकल्प ना पढ़ ले उत्तर नहीं देना है, चारों विकल्प पढ़कर उत्तर देना है। ओके, आगे देखिए, फिर यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते होंगे। अब फ्रेंड्स, अगर पाठ्य पुस्तक में दिया है तो ये बच्चों की फिर जिम्मेदारी है कि आपके पास वो चीज है तो उसके बारे में बच्चा बता सकता है। और ये एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इससे इसके संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अब देखिए, बात यह है कि प्रश्न में कहीं भी ऐसा नहीं है कि बच्चों ने अपनी पाठ्य पुस्तक पूरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि बच्चे ने अपनी पाठ्य पुस्तक पूरी कर ली है और उसके बाद टीचर उन्हें कक्षा सहगामी क्रियाओं में ये करवाता है। तो इसलिए इस संदर्भ में आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। अब मतलब आप समझ रहे हैं ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा, आप सभी एग्री करेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न फटाफट। हाँ जी, कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? ठीक है ना, अब सही नहीं है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो फ्रेंड्स उसमें ना
जो फॉरेन लैंग्वेजेस है उनके बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, और स्पेशली जो फोर्थ ऑप्शन है कि फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया, यानी कि रिकमेंड किया गया, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए जो आपका 113th क्वेश्चन है उसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा कि फ्रेंच के लिए ऐसा कोई स्पेशल प्रावधान नहीं किया गया। ओके, उसी प्रकार देखिए अगला, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा। अब जैसे कि अगर हम भाई फॉरेन गए किसी काम के लिए तो हम वहां की भाषा सीख लेते हैं, अब इसको क्या कहा जाता है, समाकलनात्मक और यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा, समाकलनात्मक प्रेरणा, यांत्रिक प्रेरणा, या फिर ये ना तो यांत्रिक है ना समाकलात्मक है। अब ये होता क्या है, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। यांत्रिक प्रेरणा फ्रेंड्स वो होती है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रोजगार चाहिए तो मैं अलग से जर्मन लैंग्वेज पढ़ रही हूँ कि भाई मुझे तो जर्मन की टीचर पढ़ना है, क्योंकि हिंदी के टीचर बहुत है, अंग्रेजी के टीचर बहुत है, संस्कृत के टीचर बहुत है। तो ये होती है मोटिव रिलेटेड, उद्देश्य संबंधित। लेकिन जो ये आपकी समाकलनात्मक जिसे आप थोड़ा तोड़ के पढ़िए, समाकलनात्मक इसका मतलब होता है कि सबके साथ चलना, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड, जिसे आप कहते हैं इंटीग्रेटेड, कि आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर आप किसी विदेश में गए हैं तो वहां पे आप जुड़ेंगे तो हर काम के लिए आपको विदेशी भाषा चाहिए, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा फ्रेंड्स। ओके, बी ऑप्शन आपका सही आएगा फ्रेंड्स, ये दोनों नहीं है, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं, आपको जाना है भाई, अगर आप फॉरेन में गए हैं वहां पर आपको जीवन बिताना है तो ठीक है ना, वहां पर आपको फिर भाषा सीखनी पड़ेगी, उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, वो एक स्पेसिफिक आपका, ये आपका नॉर्मल उद्देश्य है, साधारण सा आपका मोटिव है कि आपको उस जगह पर जाकर रहना है, समायोजन जिसे हम कहते हैं। ओके, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहां पर आपका ज्यादा बेटर रहेगा। आगे देखिए, फिर भाषा अधिगम में सर्वांगी यानी कि सिस्टमिक दक्षता क्या है। सर्वांगी यानी कि सिस्टमैटिक, की जो भाषा होती है वो एक व्यवस्था होती है, तो उसके बारे में क्या सही है, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। वैसे तो पहला विकल्प ही हमें सही लग रहा है, बट फिर भी हम चारों विकल्प पढ़ लेते हैं। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है। अब अगर हम पहला कह रहे हैं कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, तो उसमें सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन पहले वाले में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो पहला विकल्प दूसरे से बेहतर है। बाकी विकल्प देखिए, इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है, ठीक है, तो अब ये सिर्फ समझना नहीं, उसे प्रयोग में लाना भी कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, तो थर्ड से भी बेहतर आपका पहला विकल्प है। और लास्ट में है इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं, ये कोई सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, 115th का ए। ओके फ्रेंड, डरने वाली बात नहीं है, अगर आज का पेपर देखेंगे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल इजी पेपर है, और स्पेशली फ्रेंड्स जो 15 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर है वो तो महा का इजी है। तो आप ये मान के चलिए कि हिंदी सेक्शन में 30 में से 15 मार्क्स तो आपके बिना बताए यूं ही आ गए, आप ये मान के चलिए, खुश हो जाइए, बल्कि डर लगने वाली तो बात ही नहीं है। और हाँ, जो 15 मार्क्स की पेडागोजी है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, आई एग्री। आगे देखिए फटाफट 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रश्न देखिए, बड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया। यहाँ एक पाठ्य सामग्री का कुछ कथन है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब पैसेज क्या है, भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता अभी भी है, वो सिर्फ वैसे दिया गया संविधान में। असमानता नहीं होनी चाहिए, कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। अब ये क्या है, राजनीतिक प्रयुक्ति, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति, कानूनी प्रयुक्ति या फिर वैज्ञानिक प्रयुक्ति। अब फॉर डेफिनेटली फ्रेंड्स ये राजनीतिक और वैज्ञानिक नहीं है, कानूनी और सामाजिक विज्ञान में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन मेन बात वही है, ये ज्यादा बेटर आपका सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है कि सोशल साइंस, कि समाज में आपको कैसे रहना है। एटलीस्ट आपको पता तो है कि हाँ समाज में समानता होनी चाहिए, तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करेंगे, आपके व्यवहार में वैसा परिवर्तन आएगा। शिक्षण अधिगम में बच्चों को आप समझाएंगे, तो ये बी ऑप्शन आपका ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो कानूनी प्रयुक्ति है,
सिर्फ लॉ के लिए तो ये यूज नहीं करते ना, ये तो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आपका सी नहीं, बी ऑप्शन यहां पर आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? नहीं, सी देखिए, नहीं देखिए, ऐसा हो सकता है कि सी आंसर सही हो, लेकिन मैं आपको अपना तर्क बता रही हूं, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ कानूनी प्रयुक्ति नहीं है। ये जो आप समानता असमानता की बात करते हैं, ये सिर्फ आप इसलिए नहीं समझते कि आप इसे लॉ में प्रैक्टिस कर सकें। ये छोटे से छोटे बच्चे को पता होना चाहिए। अगर घर में भाई बहन है, उनको भी पता होना चाहिए कि समानता का अधिकार सभी का है। तो घर में हर व्यक्ति का समान अधिकार है। माता पिता दोनों समान है, भाई बहन दोनों समान है, बेटा बेटी दोनों समान है, समाज में सारे समान है, गरीब अमीर, तो वो चीज। तो इसलिए यहां पर बी ऑप्शन ज्यादा बेटर आना चाहिए। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? समुन्नत मतलब कि विकसित करता है। अब यहाँ पे समेकित अधिगम यानी कि जितने भी भाषाई कौशल है सबको साथ में लेकर, तो यहाँ पर जो आपका रोल प्ले है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। रीजन बिहाइंड, रोल प्ले में एक तो आप सामने वाले की बात सुनते हैं, संदर्भ में बातचीत करते हैं, और वो भी मौखिक कौशल में भी आप प्रॉपर तरीके से हाव भाव के साथ सही, ठीक है ना, स्थिति में अपनी बॉडी लैंग्वेज हर चीज का प्रयोग करते हैं। तो रोल प्ले यहाँ पर आपका बेटर ऑप्शन आना था, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है जी। आगे देखिए फटाफट, सभी बच्चे लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, शास्त्रीय भाषा होती क्या है। कभी कभी बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि शास्त्रीय भाषा वास्तव में क्या होती है। शास्त्रीय भाषा फ्रेंड्स, कुछ भाषाएं संविधान के अनुसार शास्त्रीय भाषाएं घोषित की गई है क्योंकि उनके विकास के लिए, जैसे, और इसमें मोस्टली एक तो आपकी साउथ की लैंग्वेजेस हैं, कुछ कुछ आपकी जैसे कोंकणी वगैरह, आपकी ये नॉर्थ ईस्ट की कुछ भाषाएं हैं जिनमें संस्कृत भी है लेकिन हिंदी नहीं है। हिंदी आपकी शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं है। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे 119 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन रह गए फ्रेंड्स भाषा एक के। निम्न में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? संदर्भ में व्याकरण शिक्षण, स्कीमा का सृजन, निगमनात्मक विधि, खोजबीन विधि, या फिर सचेतना जागृत करना। अब देखिए, स्कीमा का सृजन, ये तो आपका बस ये हो गया कि जैसे आपने किसी प्रॉपर संदर्भ में एक चीज देखी, आपने उस चीज का उसको याद कर लिया, फिर जब दोबारा वो चीज देखी तो उसको याद किया, स्मृति, तो प्रत्यभिज्ञान, तो ये वो चीज हो गई। लेकिन जो आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया, देखिए, परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उनके नियमों की ओर दिलाना। तो यानी खोजबीन के द्वारा कि आप चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं और फिर नियम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, खोजबीन विधि। ओके, क्लियर है सभी को? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स सबसे इजी, और जानते हैं लैंग्वेज 2 में भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है कि ये देखिए, निम्न में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाता है? सबसे सिंपल, सुनना और पढ़ना। तो यहां पर आपका श्रवण और पठन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। अब जल्दी से बता दीजिए लैंग्वेज 1 देखकर कैसा लगा, जल्दी जल्दी, फिर हम लैंग्वेज 2 प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से। और आपने देखा ना, ये सारे क्वेश्चन, ये जैसे आपका ये ग्रहणशील, अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौन से होते हैं? बोलना और लिखना, जिनके द्वारा भाषा को अभिव्यक्त करते हैं दूसरों के सामने। ओके, ठीक है जी, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। फिर अब चलते हैं हम पेपर ये लैंग्वेज 2 पर फटाफट। और एक बार फिर से टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को जिनका पेपर कल है, ऑल द वेरी बेस्ट। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पेपर आसान आएगा। हम आपके लिए पेपर देकर आप आइए, यहां पर एनालिसिस लेकर आपके लिए तैयार खड़े होंगे। ओके, चलिए जी, प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड, डर नहीं लगना है, और डर लग रहा है कोई बात नहीं, सिर्फ आपको नहीं, हर बच्चे को डर लग रहा है, हमें भी डर लग रहा है कि भाई पेपर कैसा आ जाए, तो चिंता मत करिए। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपके लिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये लीजिए, आ गए भाषा 2 पर। अब आ जाइए फटाफट, हिंदी भाषा 2। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स एक बार फटाफट। चलिए, तो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, अभी भाषा 2 जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आपको एक दूसरा जो है, ठीक है ना, दूसरी भाषा का जो है एक्सप्लेनेशन करवा देते हैं। लैंग्वेज 2 के लिए दूसरा सेशन होगा फ्रेंड्स। चलिए, तो फिलहाल यहां तक के लिए आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद भाषा 2 में, ठीक है? तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।